हाय एवरीवन। तो आज जो हमारा वीडियो है बेसिकली आप देखेंगे आरबीआई ने बैंकिंग क्राइसिस जो हमारे देश में मेजॉरिटी आप देखेंगे 2023 वो साल रहा है जहां पर बड़े बड़े जो बैंक्स हैं वर्ल्ड लेवल पे वो किस तरीके से कोलैप्स किए हैं। चाहे आप बात कर लोगे सिलिकॉन वैली बैंक का अमेरिका का या फिर आप बात कर लो क्रेडिट स्विस बैंक का, किस तरीके से हमने देखा है कि ये ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस जो है वो निकल करके आया है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि भाई देखिए जिस तरीके से कोविड पूरे दुनिया में फैला उसी तरीके से जब भी एक क्राइसिस आता है तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से माना जाता है कि विश्व भर में उसका इंपैक्ट होगा। लेकिन आपको हम बता दें कि भाई आरबीआई जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है उसने किस तरीके से इस बैंकिंग क्राइसिस से बचाया है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्या चैलेंजेस थे हिस्ट्री से लेकर के अभी तक में और फिर उसको किस तरीके से टैकल किया गया है। तो बेसिक इकोनॉमी से लेकर के हम कहीं ना कहीं एडवांस्ड इकोनॉमी को बहुत सरल भाषा में समझेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप बात कर लें, देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो आरबीआई जो है वो 1934 के एक्ट से है, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, और 1935 से जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ में ये जो है वो इनिशियली कलकत्ता में लाया गया था, बाद में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और किस तरीके से फिलहाल के लिए इसके जो गवर्नर है शक्तिकांत दास। देखिए हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है बेसिक फीचर्स यही सब है, इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, फॉरेक्स रिजर्व्स को मैनेज करना है, करेंसीज को प्रिंट करना है, ये सारी तो बेसिक जो बातें आती हैं वो तो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं हम आके आपको लेकर के चलते हैं, देश आजाद हो गया 1991 तक। आपको पता है हमारी जो इकोनॉमी थी वो भी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा था। इसीलिए 1991 में हम मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जाते हैं जहां पे हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों का ब्लेंड लेकर के चलते हैं कि किस तरीके से हम प्राइवेट सेक्टर को भी ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं आमंत्रित करेंगे, साथ ही साथ में गवर्नमेंट भी किसी तरीके से मतलब चीजों को रेगुलेट करेगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए धीरे धीरे 2008 का जो क्राइसिस आता है अमेरिका में लेहमैन ब्रदर का, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। लेकिन उसके पहले 1991 से क्योंकि अब कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो अलाउ किए जा चुके थे तो अब डिमांड बढ़ने लगा, अब प्राइवेट सेक्टर जो है वो आने चालू हो गए। अब बैंक को लोन मतलब ज्यादा से ज्यादा बैंक देने भी लग गए और ग्रोथ हो रहा था तो बैंक को भी ट्रस्ट था क्योंकि जीडीपी ग्रोथ जो है वो हर साल बढ़ रहा था, तो ये कॉन्फिडेंस दे रहा था, कंजम्पशन डिमांड बढ़ रहा था, तो बैंक भी ज्यादा से ज्यादा लोन देने लग गए थे। अब 2008 का जब क्राइसिस आता है तो उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे ये बैंक में कहीं ना कहीं जो इनका जो वापस से लोगों का जो लोन, देखिए लोन जब बैंक देता है तभी उसको प्रॉफिट मिलता है जब लोन उसको वापस मिले। लेकिन आलम ये हुआ कि बैंक का वो जो लोन दिया गया था वो अब एनपीए बनने लग गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब कोई भी लोन एनपीए कब बनेगा, जब 90 डेज या उससे ज्यादा हो जाए और उस पर ना प्रिंसिपल मिले और ना इंटरेस्ट मिले। ठीक है, अब ये धीरे धीरे एनपीए जो है वो बढ़ने लग गया था और ये एक चिंता का विषय होते चला गया। और इसी के ध्यान में रख करके आरबीआई ने एक लॉ लाया था कि फॉरबियरेंस का, कि फॉरबियरेंस का मतलब है कि जो भी एनपीए होगा, ठीक है, अब मान लीजिए कि भाई किसी बैंक ने अगर 10 लाख रुपए का लोन दिया है और उस 10 लाख में से आप 2 लाख मान लो कि भाई उसका एनपीए निकाल दो, आप 2 लाख जो है वो एनपीए निकाल दो आप, तो फिर एनपीए का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि 2/10 × 100 जब हम करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ओवरऑल 20% जो है वो हमारे पास निकल के आता है। यानी कि एनपीए जो है वो किसी भी देश में या बैंकिंग सिस्टम में जो है वो 20% का है। ये जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। अब इसी चीज को मैनेज करने के लिए फॉरबियरेंस लॉ लाया गया कि जो भी एनपीए होगा उसका 15% अलग से, उसका 15% अलग से बैंक्स को मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब इस केस में अगर 2 लाख हुआ करता था तो अलग से 2 लाख का 15% जो है वो मेंटेन करना पड़ता। लेकिन बैंक्स देखिए कितने स्मार्ट हैं, उन्होंने इस पैसे को मेंटेन करने की जगह वो और लोन देने लग गए, ये बता करके कि जो भाई बोरोवर्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या कह रहे हैं कि भाई रीस्ट्रक्चरिंग के लिए वो तैयार हैं। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि चलो ठीक है आप हमको थोड़ा सा और टाइम दे दो, थोड़ा और हमको आप पैसा दे दो तो आपका हम पूरा पैसा वापस कर देंगे। अब मतलब डेट चुकाने के लिए भी वो डेट ले रहे हैं, यानी कि ये डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं और बैंक्स जो है वो ये गलती दोहराते जा रहे हैं। यानी कि चीजें इतनी वर्स्ट हो चुकी थी कि कहीं ना कहीं ये बहुत स्वाभाविक था कि आने वाले समय में बैंकिंग क्राइसिस जो है वो बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आरबीआई में बहुत बड़ा बदलाव आता है। गवर्नर आते हैं रघुराम राजन साहब, और जब वो ऑब्जर्व करते हैं तो वो शॉक में रहते हैं कि भाई इंडियन इकोनॉमी जो है वो तो बहुत सही कंडीशन नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत रिवॉल्यूशनरी कदम उठाए और जिसकी वजह से आज जो बैंकिंग क्राइसिस को हम मतलब फेस करते उसको हम निकाल पाए। आखिर वो सॉल्यूशंस क्या है, चलिए अब उसको हम इस वीडियो में जानते हैं।
तो अभी तक अगर आपको समझ आया है तो प्लीज लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। चलिए अब हम आते हैं, देखिए कुछ स्टेप्स जो लिए गए। सबसे पहला जो स्टेप्स लिया गया आरबीआई के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया कि भाई जो मर्जर किया पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वीक बैंक्स को स्ट्रॉन्ग बैंक्स के साथ में मर्ज किया, मतलब उन बैंक्स जिनका एनपीए ज्यादा है और वो बैंक जिनका एनपीए कम है, उन दोनों को मर्ज किया ताकि आपस में जो है वो ज्यादा एफिशिएंट हो सके। साथ ही साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो सके। तो ये चीजें से एमालगमेशन से चीजें बेहतर हो पाई, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज अगर हम बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भारत सरकार ने खुद कई, मतलब आप कह सकते हो कि लगभग 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो इन्फ्यूज किया बैंकिंग सिस्टम में, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय बैंकिंग सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग हुए और इसके बाद उनका जो लॉस था वो कम होने लग गया, ठीक है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन भी लाया गया, पीसीए। यहाँ पे कैपिटल रेशियो से लेकर के कई सारी बातें जो है वो देखी जाती हैं। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है वो ये बताता है कि भाई जिन बैंक्स की हालत खस्ता है वो बैंक्स को वो लोन देने से रोकता है, लेंड वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक रेस्ट्रिक्शन ला रहा था, यानी कि अगर जिसकी हालत सही नहीं है वो लोन नहीं देगा आगे, क्योंकि वो पहले अपने कंडीशन को सुधारेगा। अगर वो इस कैटेगरी से बाहर निकल जाएंगे तभी वो लोन देंगे, अगर वो इस कैटेगरी में रहेंगे तो वो लोन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही साथ में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड भी लाया गया 2016 में कि किस तरीके से किसी को इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट घोषित करने के बाद में उससे किस तरीके से वसूला जा सकेगा। सारफेसी एक्ट लाया गया कि किस तरीके से मतलब पैसों को वापस लिया जा सकता है, ठीक है। तो राइट ऑफ वगैरह बहुत ज्यादा ना करना पड़े, तो ये सारी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी। इवन बेसल 3 नॉर्म्स भी लाया गया था। देखिए ये तो ग्लोबल लेवल पे था बेसल 3 नॉर्म्स कि बैंक्स को जो है वो एटलीस्ट 9% अपना जो टोटल डिपॉजिट्स जो उन्होंने लेंड किया है उसका 9% मेंटेन करना होगा, कंपलसरी था। लेकिन हमारे देश में भारतीय बैंक्स के लिए आरबीआई ने कहा कि आपको 11.5% मेंटेन करना पड़ेगा और इसी के वजह से लगातार, क्योंकि हमने ये 6 साल तक किया, तो इसलिए हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहे। और इसीलिए आप देखेंगे जहां ग्लोबली बैंक्स जो हैं वो ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं, भारत में आप देखेंगे तो बैंक्स जो हैं वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कुछ पॉलिसीज हैं जो बहुत बेहतर तरीके से आगे लेकर के गया है भारत ने और साथ ही साथ में आरबीआई ने, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो चीजें चलेंगी वो बहुत बेहतर चलेंगी। तो इसीलिए आप देखेंगे कि 2023 भारतीय बैंक्स के लिए बहुत बेहतर निकल करके आया है। इन्फ्लेशन को टारगेट करने में भी कहीं ना कहीं आरबीआई जो है वो लगातार बहुत बेहतर काम कर रही है। किस तरीके से आप देखेंगे कि जहां पर कोविड-19 आया, रशिया यूक्रेन वॉर आया, इजराइल हमास वॉर, आप देख रहे हैं रेड सी क्राइसिस भी चालू है, इन सब के बीच में कहीं ना कहीं इन चीजों को मैनेज करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मैनेज करना, साथ ही साथ में इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो पॉलिसी रेट्स हैं उसको मतलब सही तरीके से लेकर के चलना, और ये चीजें काफी हद तक आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो खैर उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको नया कुछ जानने को मिला होगा। अगर इस टाइप के कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो प्लीज आप लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा ताकि हम जो ये डिफिकल्ट इकोनॉमिक्स है इसको हम सरल भाषा में आप तक लेकर के आ सके। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके हिसाब से भी कोई टॉपिक है तो उस पर भी हम वीडियो करेंगे। और अपकमिंग टाइम में हम और बेहतर कंटेंट के साथ में आएंगे जहां पर हम जियोपॉलिटिकल वीडियोस को भी डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।